हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम पीबी शेली की क्रिटिसिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले कि हम क्रिटिसिज्म को डिस्कस करना शुरू करें, मुझे आपको कुछ चीज़ें बतानी है। वो ये है कि फर्स्टली इफ़ यू आर एन यूजीसी नेट एस्पिरेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। मैंने वहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 की नोट्स कैसे बनानी है, मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी, बुक लिस्ट क्या थी, इसके रिगार्डिंग सारी वीडियोस अपलोड कर दिए। सो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है वो। सो प्लीज़ गो एंड चेक दैम। ऑल्सो उसके साथ ही साथ इफ़ यू आर अ BA और MS स्टूडेंट एंड यू आर स्ट्रगलिंग विथ राइटिंग आंसर्स, मैंने लिटरली अपनी आंसर्स प्रेजेंट करके दिखाई है कि आप किस तरीके से अपने आंसर को स्ट्रक्चर कर सकते हो ताकि आपको बहुत अच्छी मार्क्स मिल सके। कोटेशंस कैसे यूज़ कर सकते हो, पूरी कंप्लीट गाइड है। आप लोग प्लीज़ जाके उस वीडियोस को भी उनको भी देखें अगर आपको उनकी ज़रूरत है तो। दे विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अच्छा, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इन टू द टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन। सो पीबी शेली, अब जैसे मेरे हर क्रिटिसिज्म में ही आपने देखा है, प्लेटो, एरिस्टोटल, लॉन्जाइनस, हर जगह जॉनसन वगैरह, हर जगह वी इंट्रोड्यूस द पर्टिकुलर राइटर फर्स्ट, क्योंकि वो अगर नहीं समझोगे आप तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, राइट। सो मेरी कोशिश यही रहती है कि पहले आप राइटर के साथ थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए। सो इंट्रोडक्शन ऑफ पीबी शेली। नाउ दिस पीबी शेली वॉज एन इंग्लिश राइटर हु इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मेजर इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स। अब इनको सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स में गिना जाता है अलॉन्ग विथ जॉन कीट्स एंड लॉर्ड बायरन, ठीक है। ही वॉज अ रेडिकल मतलब आपको पता है रिवॉल्यूशनरी काइंड ऑफ पर्सन थे in his poetry as well as in his political and social views. Shelley did not achieve fame during his lifetime, ये भी हमें पता है कि उनको उनके लाइफ टाइम के ड्यूरिंग फेम नहीं मिली थी। when he was alive उतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता था उनकी पोएम्स को, but his poetry was appreciated only after his death majorly, right. So Shelley did not achieve fame during his lifetime, but recognition of his achievements in poetry grew steadily following his death. उनकी डेथ के बाद दिस पोएट्रीज अचीव्ड अ लॉट ऑफ फेम एंड अटेंशन। अच्छा, नाउ ही बिकेम एन इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन सब्सिक्वेंट जनरेशन्स ऑफ पोइट्स। उनके बाद बहुत सारे पोइट्स आए जिन पे शेली का बहुत मेजर इन्फ्लुएंस रहा। कौन थे वो? रॉबर्ट ब्राउनिंग, चार्ल्स स्वाइनबर्न, AC स्वाइनबर्न, थॉमस हार्डी एंड WB येट्स। इन लोगों के ऊपर शेली का बहुत मेजर एक इन्फ्लुएंस रहा है, जो अब जब आप पोएम्स पढ़ते भी हो तो समवेयर यू फील इट। सो इसके बाद दिस वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। अब डायरेक्ट क्रिटिसिज्म में जाते हैं नाउ। इससे पहले कि हम शेली के क्रिटिसिज्म में जाए, उनके डिफेंस ऑफ पोइट्री को समझे, वी हैव टू बी फमिलियर विथ थॉमस लव पीकॉक्स द 4 एजेस ऑफ पोइट्री, ठीक है, क्योंकि इसी का रिस्पॉन्स या इसी का रिप्लाई था ये डिफेंस ऑफ पोइट्री बाय शेली। तो आप शेली को समझने से पहले आपको पीकॉक की आर्ग्यूमेंट्स, पीकॉक की बातें समझनी पड़ेंगी, जिसने शेली को मोटिवेट किया टू राइट दिस, या जिसने शेली को प्रोवोक किया टू राइट दिस, राइट। सो अकॉर्डिंग टू पीकॉक, पोएट्री पासिस थ्रू 4 डिस्टिंक्ट एजेस कंपेरेबल टू 4 एजेस ऑफ मैन। पीकॉक ने क्या कहा? पोएट्री के 4 स्टेजेस है विच कुड बी कंपेयर टू द 4 स्टेजेस ऑफ मैन, या एक इंसान की लाइफ की जो 4 स्टेजेस होती है उसके साथ थॉमस लव पीकॉक ने इसको कंपेयर किया। सो पहला इज द एज ऑफ आयरनी, जो कि इनफैंसी के साथ जिसको कंपेयर किया गया, इन विच एवरीथिंग इज क्रूड एंड अनट्यूटर्ड, द पीरियड ऑफ प्रिमिटिव एंड मिडिवल फोक बलाड्स एंड रोमांसेस। मतलब ये बिल्कुल वो क्लासिकल पीरियड की बात हो रही है जहाँ जस्ट इनफैंसी के स्टेज पे थे राइटिंग्स। अनट्यूटर्ड मतलब क्या? कुछ कोई गाइडेंस नहीं या कुछ नहीं, जस्ट बेसिक बिगिनिंग लेवल की राइटिंग थी ये। इसीलिए ये प्रिमिटिव और मिडिवल फोक बैलाड्स और रोमांसेस को इसका एक एग्जाम्पल माना गया है। उसके बाद एज ऑफ गोल्ड आया, जिसको यूथ के साथ कंपेयर किया है थॉमस लव पीकॉक में। दैट वाज द एज ऑफ नेचुरल जीनियस is full blown, the period of epic and tragic forms of 5th century Athens and Renaissance Europe. So Athens की बातें हो रही है यहाँ पे। एज ऑफ आयरन उससे भी पहले का है, राइट। उसके बाद जो 5th सेंचुरी की जो अथेंस की जो ग्लोरियस पीरियड थी उसकी बात हो रही है एज ऑफ गोल्ड में। और रेनेसा यूरोप, 2 अबांडेंट एजेस जिन्होंने पोएट्री को बहुत कुछ दिया। अगर आपने रेनेसा, आपको थोड़ा सा भी रेनेसा का आइडिया हो, यू नो दैट दिस वाज द टाइम व्हेन पोएट्री एज अ जॉनरा ग्रू मेजरली विथ मेजर पोएट्स जिन्होंने
पोइट्री का रूप बदल के रख दिया. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द गोल्डन एज. उसके बाद आया एज ऑफ सिल्वर विच इज़ द मिडल एज. इसमें क्या है, लग्जूरियंट ग्रोथ ऑफ इमेजिनेशन इज प्रोन थ्रू रूल्स. रूल्स का बहुत ज़्यादा यहाँ पे रोल है. क्यों? नियो क्लासिकल एज का एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो, जहाँ पे इमिटेट किया जा रहा था कुछ पुराने राइटर्स को जो हमें पता है. ड्यूरिंग द किंग अगस्टस के टाइम का जो रोम था उसको पीपल वेर इमिटेटिंग और ड्राइडन पोप का भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है, और पीरियड्स ऑफ वर्जिल उनका भी लिया गया है. क्यों इन सबको लिया गया है? क्योंकि ऑल दीज पीपल वेर समवेयर फॉलोइंग सम क्लासिकल रूल्स. वर्जिल तो इज़ वन ऑफ द बिगनिंग, बहुत पुराने हैं, लेकिन ड्राइडन एंड पोप वेर समवन हु वाज फॉलोइंग द नियो क्लासिकल ट्रेंड, और इसको फॉलो करते करते दे वेर फॉलोइंग द ऑगस्टन, द रोम ऑफ किंग अगस्टस, राइट. और रूल्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे थे इस टाइम पे, जो कि हमें पता है. उसके साथ एज ऑफ ब्रोंज जो कि है सेकेंड चाइल्डहुड और ओल्ड एज के साथ कंपेयर किया जा रहा है. नाउ दिस इज़ द एज ऑफ, जो ब्रोंज है वही एक पीरियड है जहाँ पे जिसको सेकेंड चाइल्डहुड कहा गया है या ओल्ड एज कहा गया है. दिस वाज द पीरियड जो कि रोमांटिक एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, राइट. ये रोमांटिक एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, इसीलिए यहाँ पे वर्ड्सवर्थ, स्कॉट, बायरन एंड अदर्स का मेंशन आ रहा है, और इसमें शेली को भी ऑब्वियसली घसीटा गया है. सो इसी वजह से शेली को गुस्सा आया कि आयरन एज, गोल्ड एज, सिल्वर एज को फिर भी सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेट कर रहे थॉमस लव पीकॉक, बट ब्रोंज एज के हिसाब से उनको ऐसा लग रहा है कि द पीरियड इज लिटरली डिक्लाइनिंग, मतलब पूरा ख़त्म हो रहा है पोइट्री यहाँ पे आके, जिसके साथ शेली ने बिल्कुल भी अग्री नहीं किया, राइट. सो इसीलिए इसके बाद जो शेली का रिप्लाई आएगा वो है क्रिटिसिज्म. वही दैट इज़ द क्रिटिसिज्म जिसको हम जानते हैं अ डिफेंस ऑफ पोइट्री के नाम से. सो सबसे पहला, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स है यहाँ पे, लेकिन कुछ बेसिक आर्ग्यूमेंट्स है जो आपको जान के रखने से आपका काम हो जाएगा. ये मास्टर्स लेवल के चीज़ भी, यही से मास्टर्स का भी क्वेश्चन फ्रेम होता है, और इसी से फ्रेम होता है आपका जो यूजीसी नेट का भी क्वेश्चन है, ठीक है. सो let's begin with this. Now, a defense of poetry. Poetry destroys gross superstition. Very important point. अब superstition मतलब क्या? एक ऐसी मान्यता जो कि बहुत सालों से चली आ रही है, राइट. एक ऐसा बिलीफ सिस्टम विच इज़ फॉलोड फॉर ईयर्स, विच हैज़ बीन फॉलोड फॉर ईयर्स. नाउ अकॉर्डिंग टू शेली, पोएट्री डिस्ट्रॉयज द क्रॉस सुपरस्टिशन. शेली के हिसाब से ये जो सुपरस्टिशन है, जो एक बिलीफ सिस्टम है जो बहुत सालों से चला आ रहा है, अंधविश्वास, ऐसा बिलीफ सिस्टम दैट शुड नॉट बी फॉलोड बट दैट इज फॉलोड बाई पीपल फॉर ईयर्स, पोएट्री समवेयर डिस्ट्रॉयज इट, राइट. सो बिकॉज अब शेली इसका क्या आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, क्यों उन्होंने कहा है कि पोएट्री डिस्ट्रॉयज ग्रॉस सुपरस्टिशन? बिकॉज इट एक्ट्स एज अ लिबरेटिंग फोर्स दैट अवेकन्स द इमेजिनेशन एंड रिवील्स द अंडरलाइंग एटर्नल ट्रूथ ऑफ ह्यूमन नेचर. तो शेली के हिसाब से पोएट्री इज अ लिबरेटिंग फोर्स. जब आप पोएट्री पढ़ते हो ना, तो you somewhere get the power to liberate yourself from the age-old notions, age-old superstitions that should be stopped, right? That should be stopped and should not be followed. So liberating force that awakens the imagination, जो कि आपकी imagination को एक नया रूप देता है, वो capacity जहाँ पे आपको questioning नहीं आती है. Poetry somewhere teaches you to question, right? जो कि mask of anarchy है. मास्क ऑफ एनार्की जो पोएम है, वहाँ का जो लास्ट लाइन है वहाँ पे लिखा है कि दे आर फ्यू ये आर मेनी, मतलब जो पीपल इन अथॉरिटी आर लेस and the common mass is more. So if you see any fault in the system, revolt against it. ये शेली ने लिखा है, इसका मतलब यही है और कुछ नहीं है लास्ट लाइन का. So somewhere there is a superstition that you need to follow people even if you don't like it. ये authority पे भी ये होते, मतलब घर के बड़े होते हैं ना, जो शायद उन्होंने कोई set of rules बनाया जो आपको पसंद नहीं आ रहे, but you follow it क्योंकि आपको पता है कि बचपन से ये सिखाया गया है कि बड़ों की बातों को मना नहीं करते. बट आप कोई ऐसी पोइट्री पढ़ रहे हो जहाँ पे लिखा है इफ़ इट इज़ रॉन्ग इट नीड्स टू बी चैलेंज्ड, इट नीड्स टू बी क्वेश्चन, तब आपको क्या पता चलता है कि बड़ा हो या छोटा हो, अगर बात गलत कन्वे की जा रही है आप तक, तो यू हैव द राइट टू क्वेश्चन इट, राइट. सो आप वहीं से सीखते हो कि आप उनको जाके, वो जो बड़े भी है या छोटे भी हैं, उनको जाके आप बोले कि मुझे आपकी इस आइडिया में गलत लग रहा है आप जो बोल रहे हैं,
मेरा ये व्यू पॉइंट है। इस हिसाब से आपका बिलीफ सिस्टम गलत है, ये एटलीस्ट आप उनसे ये डिस्कस कर सकते हो। तो ये जो है द आइडिया दैट योर इमेजिनेशन अवेकन्स, और उसका अंडरलाइंग ट्रूथ जो है वो आपको पता चलता है। क्यों? क्योंकि ग्रॉस सुपरस्टिशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, राइट। सो यही था शेली का कहना, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? मेनी इंक्लूडिंग पीकॉक हैव मेड अ क्लेम दैट पोएट्री इज अ सोर्स ऑफ डिलाइट। बहुत लोगों ने कहा है पोएट्री इज अ सोर्स ऑफ डिलाइट, सो इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। ये स्टीफन गॉसॉन ने भी कहा था, जिसको सिडनी ने एक रिप्लाई दिया था कि सिर्फ डिलाइट नहीं है, टीचर्स इट मूव्स द मैन टू वर्च्यू। अब यहाँ पे शेली का क्या कहना है? शेली कहते हैं कि अ ग्रेट पोएम इज अ फाउंटेन फॉर एवर ओवरफ्लोइंग विद द वाटर्स ऑफ विजडम एंड डिलाइट। मतलब ये सिर्फ डिलाइट नहीं देता है, विजडम भी देता है, आपको बुद्धि भी देता है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है। एट टाइम्स पोइट्री कैन ऑल्सो बी अ मेजर सोर्स ऑफ विजडम। आप उठा लो पैराडाइज लॉस्ट, उठा लो पैराडाइज लॉस्ट, उठा लो, विजडम का सोर्स वो भी है। आपको पता चलता है कि हाउ सेटन बीइंग at a position where he should not have revolted, when he finds something wrong he revolts, right। या आप कोई और पोइट्री उठा लो, जैसे आप होमर अगर पढ़ते हो इलियड का, तो वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। आप अगर महाभारत विच इज़ ऑल्सो रिटन इन अ फॉर्म ऑफ उस पोइट्री के पैटर्न में ही, पिक के पैटर्न में ही उसको भी लिखा गया है, तो उससे आपको कितनी नॉलेज मिलती है। सो पोइट्री सिर्फ डिलाइट नहीं है, पोइट्री विजडम भी है। शेली ने बिल्कुल सही कहा। थर्ड पॉइंट क्या? अकॉर्डिंग टू शेली पोइट्री इज इंडीड समथिंग डिवाइन। शेली के अकॉर्डिंग पोइट्री इज समथिंग डिवाइन, क्योंकि बिल्कुल सही है। पैराडाइज लॉस्ट में आप देख सकते हो मिल्टन इज इवोकिंग यूरेनिया म्यूज को, ताकि वो उनको ब्लेस करे आके, ताकि वो अपनी पोइट्री को लिख सके अच्छे से। तो ये बिल्कुल सही बात है जो शेली भी कह रहे हैं कि बिकॉज अ मैन कैनॉट से आई विल कंपोज पोइट्री। एक इंसान ऐसे नहीं कह सकता आई विल कंपोज पोइट्री और पोइट्री लिखना शुरू कर दे। नहीं, जब तक यू डोंट हैव दैट डिवाइन ब्लेसिंग ऑन यू, अनलेस एंड अनटिल यू हैव दैट डिवाइन इंटरवेंशन, यू कैन नॉट एट ऑल राइट अ पोइट्री। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, और यही शेली ने भी कहा है। सो पोइट्री इज इंडीड समथिंग डिवाइन अकॉर्डिंग टू शेली। नाउ व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट? शेली सेज पोइट्स आर द अनअक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर्स ऑफ द वर्ल्ड। लेजिस्लेचर्स माने लॉ मेकर्स, राइट। लेजिस्लेचर्स का मतलब होता है लॉ मेकर्स। अब अकॉर्डिंग टू शेली पोइट्स आर द अनअक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर्स ऑफ द लॉज, मतलब ये अनएक्नॉलेज्ड लॉ मेकर्स है। ये सिस्टम में कुछ चेंजेस ला रहे लेकिन हमें पता नहीं चल रही, इसीलिए अनअक्नॉलेज रह जा रहे ये पोइट्स। अब इस पे शेली का फर्दर एक्सप्लेनेशन क्या था? पर्सी बायसी शेली इज सेइंग दैट पोइट्स हैव एन अनरिकॉग्नाइज्ड लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन शेपिंग सोसाइटी। पोएट उस लॉ मेकर के तरह है जो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन लोगों को पता नहीं चल रहा है। अगेन यू कैन टेक पैराडाइज लॉस्ट एज द एग्जाम्पल, अगेन यू कैन टेक महाभारत एज द एग्जाम्पल, अगेन यू कैन टेक योर होमर का इलियड एज एग्जाम्पल। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है यहाँ पे, राइट। सो पोएट्री इज according to Shelley, the poets are the unacknowledged legislatures of the world। ये थी आपकी 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स जो बार बार पूछी जाती है। और लास्ट में एक टसल हुआ, एक टसल भी था रीज़न वर्सेस इमेजिनेशन का, जहाँ पे थॉमस लव पीकॉक वॉज एडवोकेटिंग फॉर रीज़न। उनके हिसाब से लॉजिक, रीज़न ये सब नहीं रहे तो पोइट्री इज वेस्टेज ऑफ टाइम। लेकिन शेली बीइंग शेली वाज एडवोकेटिंग इमेजिनेशन द क्रिएटिव पावर। सो जहाँ पे थॉमस लव पीकॉक वाज एडवोकेटिंग रीजन, लॉजिक, और वो साइंस के डायरेक्शन में ज़्यादा लीन कर रहे थे, शेली वाज ऑफ एन ओपिनियन की इमेजिनेशन क्रिएशन भी कोई कम चीज़ नहीं है, और शेली इस तरफ लीन कर रहे थे। तो ये इनका एक साइंस वर्सेस क्रिएशन या रीज़न वर्सेस इमेजिनेशन का भी एक टसल चल रहा था, जो ऑब्वियसली एक डिस्कशन का मैटर बन जाता है इसमें। तो सेम पॉइंट्स आपको वही फोकस करना है कि किस तरह से थॉमस लव पीकॉक वाज सेइंग कि विजडम इज एसोसिएटेड विद यू नो द रीज़न एंड लॉजिक वाली चीज़ें, एंड शेली वाज ऑफ एन ओपिनियन की इमेजिनेशन में क्रिएशन वगैरह होता है और पोइट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। और जो जितनी आर्ग्यूमेंट्स दी है शेली ने सब पोइट्स के फेवर में ही है। सो इसीलिए इमेजिनेशन इज़ ग्रेटर फैकल्टी अकॉर्डिंग टू शेली। सो या दिस वॉज ऑल दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू इन दिस वीडियो। और साथ ही साथ UGC नेट के लिए दिस इज़ एनफ, इसके बाहर तो नहीं जाना चाहिए मुझे जो लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस पोर्शन से ज़्यादा
नहीं बनी है। जो मैंने चेक किया है शैली से बहुत कम क्वेश्चंस बनी है, लेकिन छोड़ के तो नहीं जा सकते, कम क्वेश्चन बनी। क्रिटिसिज्म है तो कवर तो करनी है। इसके बाद द नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन जॉन कीट्स, सो स्टे होप्ड। I hope you are enjoying this series. I hope you are liking my explanation. You are really understanding. आपको समझ आ रहा हो तो प्लीज़ डू कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने की। सो या थैंक यू। प्लेलिस्ट विजिट कर लेना इस पूरी क्रिटिसिज्म की, जहाँ पे मैंने सब कुछ एक्सप्लेन करके रखा है। ओके, सो थैंक्स, बाय।